हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। नून लीग हुकूमत ने अपने 5 सालों में चौथी टैक्स एमनेस्टी स्कीम आज मुतारिफ करवा दी है। इससे पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दौर में 3 एमनेस्टी स्कीमें मुतारिफ करवाई गई थी और आज वजीर आजम अब्बासी ने अपनी पहली और शायद आखिरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवा दी है। इस स्कीम के तहत वो तमाम लोग जिनके बैरून मुल्क असासे हैं उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, वो 2% जुर्माना अदा करके अपने असासे डिक्लेयर कर सकते हैं। जिन पाकिस्तानियों के डॉलर अकाउंट्स हैं वो 5% टैक्स अदा करके अपने डॉलर अकाउंट्स डिक्लेयर करवा सकते हैं। इस मुतनाज़ा टैक्स स्कीम के हवाले से माहिरीन की राय जो है वो डिवाइडेड है। कुछ इसे मईशत के लिए सूदमंद, फायदेमंद करार दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ाने की नहीं बल्कि टैक्स बचाने की स्कीम है और इससे काला धन सफेद करने का मौका मिलेगा। असल सूरत हाल है क्या, एक नजर देखिएगा। अंदरूनी मुल्क या बाहर पड़ा पैसा सामने लाओ, टैक्स में छूट पाओ, टैक्स चोरों पर नवाजिशात की बरसात। हुकूमत ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया, यानी मामूली टैक्स दो और कालाधन सफेद करो। माहिरीन ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को सूदमंद करार दिया। दुनिया वो जो है वो वाली नहीं रही जो पिछले 50 सालों में कैपिटलिज्म की थी। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर थी, फ्री मूवमेंट ऑफ कारोबार था। अब जो है तंग होती जा रही है, तो जिसका जो पैसा है वो अपने मुल्क में समेटेगा। अभी तक जो अंदाजा हो रहा है कुछ ट्रिलियन के करीब है कि काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है ना वो आएगा। मगर सनदकार खुश नहीं, कहते हैं फायदा सिर्फ टैक्स चोरों को है। जो टैक्स पेयर है रेगुलर, उसके लिए ये बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है। लोग क्योंकि रिजेंटमेंट है, जिन्होंने सफ़ेद पैसा कमाया है, जिनकी सफ़ेद बैलेंस शीट्स हैं, उनको मज़ा नहीं आ रहा। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम से किसी को फायदा हो या ना हो, मुल्क की मईशत को जरूर फायदा होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मेरे साथ मुआशी माहिरीन मौजूद होंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वजीर खजाना हैं, अशफाक तोला साहब माहिर मईशत हैं और शब्बर जैदी साहब माहिर टैक्स उमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान शाह साहब सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। नून लीग के 5 सालों में चौथी टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, पहले की 3 बुरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं और अब बजट से सिर्फ 25-30 दिन पहले और अपनी हुकूमत के खात्मे से सिर्फ 2 महीने पहले इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम से सलमान शाह साहब फायदा होगा पाकिस्तान की मईशत को? देखेंगे रीता, ये तो आप टाइम बताएगा फायदा होगा या नहीं, लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है ना, ये इनिशिएटिव इसलिए लिया जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा है और जिसमें आपको अपने फॉरेन करेंसी के उनको बढ़ाने की जरूरत है। और जब से मिर्जा साहब आए हैं तो वो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। पहली चीज तो उन्होंने ये की थी कि आप रुपए की कीमत जो है उसको डिवैल्यू होने दिया गया और वो एक पहला स्टेप था जिससे वो कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट में कुछ बेहतरी आ सके और इम्पोर्ट में कुछ रुकावट है। और दूसरा ये एमनेस्टी स्कीम मेरा ख्याल है उनका बहुत बड़ा एक इक़दाम है जो कि खासा एट्रैक्टिव करके उन्होंने बनाया है। तो आई थिंक वो अगर वो उनको कोई 3-4 अरब डॉलर इस स्कीम से मिल जाते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। दूसरा उन्होंने इसी पॉलिसी में टैक्स की खासी मेजर रिविजन की है, टैक्स रेट को नीचे लेके आए हैं। उसके बाद उन्होंने ऑडिट वगैरह का सिस्टम जो है उसको
सिंप्लीफाई किया है और जरा जो उसमें हाई हैंडेडनेस की पॉसिबिलिटी को कम किया है। फिर रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का और बहुत सी इकोनॉमिक ग्रोथ खुद पे डिपेंड करती है, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया। तो मेरे ख्याल में मिर्जा साहब ने खासा अट्रैक्टिव पैकेज बनाया है। अब वो चल या नहीं चलता, आई थिंक मोस्ट प्रॉबेबली उसका फायदा डेफिनेटली होगा इन टर्म्स ऑफ जो उनके हैं इस वक्त वो हैं कि डॉलर्स पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की जो बिगड़ती हुई रिजर्व सिचुएशन है उसको सहारा मिले और फिर इसको आगे अगली गवर्नमेंट जो आएगी, अब बहुत से इसके ऊपर हो रही है क्रिटिसिज्म के लिए इन्होंने जाने से पहले 4-5 हफ्ते तो रह गए हुकूमत के, अब ये काम नहीं करना चाहिए था और अगली गवर्नमेंट जो आएंगी वो इसको वापस कर देंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगली गवर्नमेंट इसको वापस करेंगी। अगली गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इसको और रिफाइन करेंगी और बेहतर करेंगी। ठीक है सलमान शाह साहब, आपसे मजीद बात भी करेंगे। शब्बर जैदी साहब से, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, आप बताएं कि आप किस तरह देखते हैं इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम को, गिवन दैट कि पिछली 3 स्कीमें मुसलसल फेल हो चुके हैं नून लीग गवर्नमेंट की और डार साहब खुद कह चुके थे कि कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम की जरूरत फिलहाल नहीं है। देखिए, मैं स्कीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। मैं पहले फॉरेन एसेट के बारे में बात कर लूं। मैं बड़े अरसे से 2017 से ये बात कहे जा रहा हूं कि पाकिस्तान को एक फॉरेन एसेट की स्कीम की ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि हमें कोई टैक्स रिसीव हो या हमारे लिए कोई उसमें कोई इनफ्लो हो, मगर हमारा मसला ये है कि जो फॉरेन एसेट है पाकिस्तानी इसका वो सबके सामने है और उस एसेट के ऊपर हमारा एक्सेस भी नहीं है और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन भी नहीं है उस हद तक जो हमें कोई फ़ायदा दे सके। तो अगर हम एक विंडो देते हैं पाकिस्तानी को जो एसेट बाहर हैं तो वो एसेट वो एक अच्छा कदम होगा। मैं इसको इस पैमाने से किसी और स्कीम से रिलेट नहीं करता। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जो पाकिस्तान जितने भी टैक्स हेवंस होते हैं वो सिर्फ कंड्यूट होते हैं, एसेट जाके ऑर्गेनाइज सोसाइटी में पार्क होता है, लाइक लंदन, न्यूयॉर्क या वापस पाकिस्तान आता है। तो अगर ऑर्गेनाइज सोसाइटी जो है जैसे इंग्लैंड है और जर्मनी है या यूरोप है जो उसमें या सिंगापुर है, उसमें जो आने वाले दिनों में पोजीशन आने वाली है उसमें पाकिस्तानीज के लिए बाहर एसेट रखना मुश्किल हो जाएगा अगर वो एसेट उनका सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में जाहिर नहीं किया गया। तो इस पूरे गिवन दैट कि आपसे मैं ये सवाल भी करूंगी कि हम OECD के मेंबर बन गए हैं और अभी आई थिंक बाय एंड ऑफ 2018 हमें वो तमाम लोगों की तफसीलात मिल जानी थी। नहीं, ये गरीदा ये थोड़ी सी आपकी गलत फहमी है कि मिल जानी चाहिए। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का अभी एक मैकेनिज्म ज़रूर बना है, मगर उसके बाद मिलने के बाद क्या वो इंडिविजुअल बेस पर होगी, फाइनेंशियल एसेट की होगी, क्या वो दूसरी कंट्री जिसके थ्रू वो आया है क्या उसको रेटिफाई करेगी। तो ये जिसे कहते हैं ना हनूज दिल्ली दूरस वाली बात है। आपको ये मेरे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं शब्बर साहब, जी मैं इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। मैं इस पे आपसे मैं इस पे आपसे तफसील से भी आऊंगी। अशफाक तोला साहब का जरा एक कमेंट इसमें ऐड कर लेते हैं। अशफाक तोला साहब सर, आप माहिर मईशत है, आप बताएं क्योंकि सनतकार काफी परेशान है इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम से, तो कोई फायदा होगा गिवन दैट के 2 महीने के बाद गवर्नमेंट वैसे ही जाने वाली है, 25 दिन के बाद बजट आने वाला है, बताइए आप इस बात से। देखिए, पहले तो करेक्ट कर ले, माहिर मईशत है शब्बर साहब की तरह टैक्स का मैं तो तालिब इल्म हूँ, तो एक्सपर्ट है, मैं तालिब इल्म। दूसरी बात ये है कि आपने जहाँ तक कहा कि ये एक पैकेज के तौर पे दिया गया है और ये एक इवेंट था जो आपको देना जरूरी था। जहाँ तक सदर साहब ने कहा कि ये टैक्स एमनेस्टी देना इसलिए भी मस्त था कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासे हैं उनको यहाँ लाना या उनकी डिक्लेरेशन उनके लिए ज्यादा जरूरी थी, हमारे लिए डॉलर ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये विन विन फॉर एवरीवन होगा। अगर मैं इस चीज से इख्तिलाफ जरूर करूंगा कि जिन रेट से ये लाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़ा कंसेशन दे रहे हैं उन लोगों को कि जो यहाँ पर रिपेट्रिएट करना चाहते नहीं है और अपनी डिक्लेरेशन को वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेटन करना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक वो हकीकत है
जो कड़वी गोली है जो हम पी लेंगे। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की ट्रीटी में 2 बड़े खुले केवियट हैं, सेक्शन 14 और सेक्शन 21। उन दोनों को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर उनके जो लोकल लॉ होंगे वो ज्यादा प्रिवेल करेंगे जिस कंट्री से हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे। तो और उसमें भी कुछ पीरियड्स की रिक्वायरमेंट है, इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि जी कि ये प्लेट में रख के इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हम चाबुक लेके। सर इसमें एक और ट्रिकी सिचुएशन भी है, क्योंकि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तो ये आ रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इसको पार्लियामेंट में बहस के लिए लेकर जाएंगे, तो क्या पार्लियामेंट से मंजूर होगा ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम? शहीर रहमान साहिबा सेनेट में अपोजिशन लीडर हमारे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। पार्लियामेंट क्या टैक्स एमनेस्टी स्कीम पीपल्स पार्टी मंजूर होने देगी? देखिए, बहुत वाज़े तौर पे 2 टोक अल्फाज में हमने कहा, एक तो इसकी टाइमिंग बहुत गलत है, दूसरी इन्होंने हमसे कोई डिस्कशन नहीं किया है, पार्लियामान में बिल्कुल इसको लाने की कोशिश भी नहीं की है, और इसको तीसरी बात ये इसको ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि कोई ऑर्डिनरी एफबीआर टैक्स नेट में तोसी करने वाली बात है या पाकिस्तान में के वाइट सिस्टम में पैसे लाने की बात है जो हर हुकूमत कोशिश करती है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस वक्त खास तौर पे जब आप पर फाटफ लॉज अप्लाई कर रहे हैं, सारे मसले बने हुए हैं। आप बाहर के पैसा, बाहर से मनी लॉन्डर्ड पैसा यहाँ ला रहे हैं 2% पर, और आप कह रहे हैं कि हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए एक बिल्कुल नाअहल हुकूमत ये लेके आएगी। नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे और वी विल ब्लॉक इट। अगर ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के साथ लाते हैं तो ये एक बुरहानी कैफियत को दावत दे रहे हैं, और अफसोस से मैं कहूंगी कि इनको अभी भी कोई पार्लिमानी तौर तरीके नहीं आए हैं कि हम बहस के लिए लाएंगे। बहस नहीं कि ऑर्डिनेंस को भी रेटिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए आना होता है आला ऐवानों में। शायद ये ऐवानों को कुछ समझते नहीं है, लेकिन बेहतर होगा ये उसके रूल्स प्रोसीजर्स और कवायद समझ लें। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। शहरी साहिबा सेनेट में अपोजिशन लीडर कह रही हैं कि किसी सूरत इसको मंजूर नहीं होने देंगे। शब्बर जैदी साहब, सर क्या कमेंट करेंगे आप इस पे? देखिए, मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ, मैं पार्लियामान की अहमियत को अच्छी तरह समझता हूँ, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है कि इसको कैसे पास किया जाएगा। मेरी ज़ाती राय में ये मनी बिल के तहत आएगा और असेंबली में जाएगा, और बेहतर होगा कि सेनेट से ही पास हो। मगर हमें इस पे जज्बातियत को हटाकर एक प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक अप्रोच रखनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है वो रेलिवेंट नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और क्या उससे हम कोई मकसद हासिल कर सकते हैं। मैं दोबारा ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि 2 स्टेप जो हैं इसमें वो मैं बिल्कुल दुरुस्त हैं। फॉरेन एसेट पे आपको एक डिक्लेरेशन स्कीम लानी है, उस पर कोई सेकंड वर्ड नहीं है, और ये बात जो कही जा रही है कि सारा पैसा करंट मनी है या सारा पैसा वो है जो इलीगली गया है, वो गलत है। पाकिस्तान के क़वानीन 1992 से तकरीबन 90 से ये अलाउ करते हैं कि आप फॉरेन एसेट बाहर ट्रांसफ़र कर सकें। पाकिस्तान के क़वानीन ये वाजे करते हैं कि आप अपनी इनकम जो प्रिजम्पटिव इनकम है वो डिक्लेयर करें और एक्चुअल एसेट से रिलेट नहीं करता। तो अगर क़वानीन में हमारा कुछ सुखम था, अगर उस सुखम को आज हमें पूरा करना है तो हमें ये गैप हर हाल में पूरा करना ज़रूरी था, और ये कोई नई बात नहीं है। मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं ये पिछले 1 साल से। अब सवाल ये है कि क्या ये मनी बिल के तहत आएगा या ये सेनेट में आएगा, ये सवाल आप किसी कानूनदान से कर लें, वो ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं इस पे कमेंट करना सर, वो तो सेनेटर ने इसका जवाब भी दे दिया कि किसी सूरत वो पार्लियामेंट में मंजूर नहीं होने देंगे। शब्बर जैदी साहब, सलमान शाह साहब, अशफाक तौला साहब और सैयद रहमान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आम इंतखाबात 2018 के हवाले से बात करें। आम इंतखाबात 2018 के हवाले से आप अगर जानते हैं कि आइन में गुंजाइश नहीं है इलेक्शन को पोस्टपोन करके तो इलेक्शन में गुंजाइश नहीं होता है, इतना आइन मैंने थोड़ा पड़ा उस पर गुंजाइश।
आम इंतखाबात 2018 के हवाले से बहुत सी अफवाहें, बहुत सी सरगोशियां, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात जन्म ले चुके हैं और इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक हल्का बंदियों के हवाले से है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास 750 के करीब पूरे मुल्क से एतराज़ात जमा हैं और कहा यह जा रहा था, इन ख़दशात का इजहार किया जा रहा था कि क्या इलेक्शन कमीशन मुख्तसर वक्त में इन तमाम एतराज़ात को निपटा सकेगा, और अगर इलेक्शन कमीशन इन एतराज़ात को निपटा ना सका और मामला अदालतों में चला गया तो फिर आम इंतखाबात के इल्तिवा का खदशा जाहिर किया जा रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे में खासतौर पर आर्मी चीफ साहब ने भी इस बात की यकीन दहानी करवाई कि आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। DGISPR ने भी इसको एंडोर्स किया, उन्होंने इसको रिट्रेट भी किया। चीफ जस्टिस साहब कई बार कह चुके हैं और आज एक बार फिर उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। आइन में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इस मुल्क में जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत चलेगी। चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा था आज? टेक अ लिसन। जुडिशियल मार्शल लो, अगर तो कोर्ट मार्शल लगता है ना जी, तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर मैं ना रोक सका तो मैं घर चला जाऊंगा, उसको इंडोर्स नहीं कर। अगर मुझे ताकत हुई उस रात को बैठ के तो अकेला भी हो तो सस्पेंड करने की किसी भी मार्शल लॉ को, तो इंशाल्लाह वो जरूर होगा। ताल्लुक है जी जुडिशल को मार्शल लॉ की या टेक ओवर की इस तरह की, ये तो बिल्कुल लफ्ज़ी एक सोच है। मुझे इसके बारे में तो हंसी आ सकती है कि हाउ वुड वी बी पुटिंग आवरसेल्फ इनटू एनी जुडिशल मार्शल लॉ और जुडिशल टेक ओवर। इंशाल्लाह ताला हम खिदमत करने के लिए या इंसाफ करने के लिए बैठे और आप बिल्कुल मुतमिन रहिए। और इन अफवाहों को, इस तरह की जो बदगुमानी है जो लोग फैला रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है बार और मेरे सोल्जर्स नहीं, उससे बढ़ के हैं मेरे साथी, नॉट द सोल्जर्स। आप लोग इसको डेप्रिकेट करें और बताएं लोगों को ये सारा कुछ जो है ये गालिबन किसी डिज़ाइन या प्लान के तहत ये अफवाहें उड़ाई जाती है। कतल इस तरह का कोई काम जुडिशरी से हम चले जाएंगे घरों को वापस। अब वो वक्त नहीं रह गया कि जी हम ये गलाजत और ये गंदगी अपने मुंह पे, अपने माथे पे लगा के तो रुकेंगे। इस मुल्क में सिर्फ जमहूरियत और जमहूरियत होगी और सिर्फ आइन की पासदारी होगी। आइन के एक हर्फ को हम आंच नहीं आने देंगे। ये आपसे वादा है। एक तरफ चीफ जस्टिस साहब ने यकीन दहानी आज एक बार फिर करवाई है, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने धड़ाधड़ एतराजात को निपटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज कसूर से जितने भी एतराजात दायर हुए थे MNA और MPA की सीट्स पे, वो इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिए हैं। उनको आगे एड्रेस करने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने आइंदा पूरे 1 महीने का शेड्यूल जारी कर दिया है कि किस किस दिन कौन कौन से हल्के के, कौन कौन से इलाके के, कौन कौन से सूबे के एतराजात सुने जाएंगे। तो तमाम इदारों ने कमर बांध ली है और अब इस बात के आसार कवी हैं कि आम इंतखाबात 2018 अपने वक्त पर ही होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर साहब और माहिर कानून इरफान कादिर साहब भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर दिलशाद साहब से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे बड़ा जो एतराज, जो खदशा जाहिर किया जा रहा था वो हल्का बंदियों के हवाले से किया जा रहा था कि अगर ये एतराजात टाइमली ना सुने गए, टाइमली ना एड्रेस किए गए तो फिर इलेक्शन डिले का शिकार हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से धड़ाधड़ इन एतराजात को सुन रहा है, आज कसूर के एतजाब तस्लीम कर लिए हैं, अगले पूरे महीने का शेड्यूल दे दिया है और इसके साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने आज एक बार फिर शायद चौथी या 5वीं दफा पिछले चंद दिनों के अंदर रीअश्योर करवाया है कि आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। तो अब हर किस्म का खदशा मिटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए कि आम इंतखाबात में कोई डिले हो सकता है। कमर साहब, अफसरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 20 है उसके तहत उन्होंने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है 1 महीने में। उनको 1 महीने का मैंडेटरी जो है वो शेड्यूल देना पड़ता है, क्योंकि ये कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार 30 दिन में ये तमाम मामला को डिस्पोज ऑफ करने के इख्तियार और मजाज है। अब इसके अर्ज करने के साथ साथ जिन पार्टियों को अपने तादाद को इलेक्शन कमीशन से मुतमईन ना हो सके और उन्होंने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया तो ये भी तकरीबन मसला जो है अल्तवा में जाएगा। और ये मेरा अपना जाती तौर पर ख्याल है कि चूंकि बड़ा सेंसिटिव मसाइल है और हल्का बंदियों का मामला हो रहा है, मर्दमशुमारी की भी हातमी रिपोर्ट आने वाली है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में,
और इसके साथ साथ एक और बड़ा जो केयर टेकर गवर्नमेंट के पास एक बड़ा अहम नुक्ता है, या उनके पास एक बहुत बड़ी उनके पास वो है इख्तियारात होंगे, वो कहेंगे कि जनाब ये मुश्तरका वफादात कौंसिल में 18,500 ब्लॉक की आज से 9 जो है वो तस्दीक करनी थी थर्ड पार्टी के जरिए, थर्ड पार्टी जो ऑडिट होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आर्टिकल 254 मौजूद है। 254 भी है अगर कोई ऐसा मामला हो जाए कि आईनी शिफ्ट पूरी ना होती हो लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों, हालात ऐसे हों जिसकी बना पर वो डिले हो जाए, तो वो इलेक्शन वो कानूनी तौर पर जायज होंगे और गैर आईनी तस्वर नहीं किए जाएंगे। अगर निगरान हुकूमत ने उसी मुश्तरका वफादात कौंसिल के फैसले की रोशनी में ये कहा कि हमें अभी तो हल्का बंदियत की बात है, पहले हम 18,500 का जो ब्लॉक सीट जो है नए सिरे से थर्ड पार्टी से ऑडिट करवानी है, उसके बाद हम देखेंगे हल्का बंदियां। असली तौर पर बात दुरुस्त साबित हो रही है। इसलिए हमारा ये ख्याल है कि इलेक्शन में अभी तक तलवार लटक रही है कि ये इंतखाबात जो है 2-3 महीने के लिए मौखर हो जाए। अच्छा, आप अभी भी समझते हैं कि इंतखाबात शायद ताखिर का शिकार हो जाए, लेकिन मेरा जो बहुत टेक्निकल सवाल था आपसे वो यही था कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन, क्योंकि तमाम इदारे बार बार रीएश्योर करवा रहे हैं कि आम इंतखाबात वक्त पे होंगे, एक दिन का भी डिले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अवाम के अंदर बेचैनी पाई जाती है, अवाम के अंदर एक गैर यकीनी कैफियत पाई जाती है, सियासी जमातों के अंदर बेचैनी पाई जाती है, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं, जरदारी साहब भी कहते हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि एक दिन या 1 मिनट का डिले भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो टेक्निकल मेरा सवाल आपसे था वो ये कि इस वक्त एतराजात तो तस्लीम हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन जाहिर है तमाम एतराजात तस्लीम नहीं होंगे, कुछ रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो जिनके रिजेक्ट होंगे फिर वो जाएंगे अदालतों की तरफ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो जब चीफ जस्टिस साहब एश्योर करवा रहे हैं कि आम इंतखाबात डिले नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि जब गेंद अदालतों के कोर्ट में जाएगी तो वहां असल इम्तिहान शुरू होगा। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अदालतों में जब जाएगा तो चीफ जस्टिस साहब का फरमान अपनी जगह पर है, लेकिन जो टेक्निकल बुनियादों पर मामला जाएंगे कि हमें हल्का बंदियां मंजूर नहीं है, और इसके बाद यह है कि बाद जगहों पर इन्होंने ईस्ट और वेस्ट का फार्मूला अख्तियार किया, कहीं शुमाल का जनूब का फार्मूला अख्तियार किया गया, और बहुत सी ऐसे हो गए हैं कि जो तमाम तब्दील हो गए हैं हल्के। ये बड़ा अहम टेक्निकल मसाइल है जो इलेक्शन कमीशन तो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर देगा कानूनी तौर पर कि हमने 30 दिन में डिस्पोज ऑफ कर दिया। बेशक लोगों को एतराजात अभी हैं, तब हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, इलेक्शन कमीशन बड़ी जिम्मा हो जाएगा। लेकिन इसके मामला में हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर मुश्तरका वफादात कौंसिल का बड़ा तारीखी फैसला है, इसमें प्राइम मिनिस्टर की यकीन दहानी है, 18,500 ब्लॉक का फैसला भी होना है। अगर वो भी उसमें अगर रद्द-बदल हो गया हल्का तो सारी हल्का बंदियां तब्दील हो जाएंगी। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमरदिल शाह साहब। लेकिन इन सब एप्रीहेंशंस के साथ साथ चीफ जस्टिस की यकीन दहानी पर डेफिनेटली यकीन करना चाहिए। जब वो कह रहे हैं कि आम इंतखाबात डिले नहीं होंगे तो इस पर डेफिनेटली एतमाद करना चाहिए। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटे को ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आम इंतखाबात के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली पंजाब के बारे में कि अगली हुकूमत पंजाब में कौन बनाएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पंजाब में आइंदा इंतखाबात के बाद हुकूमत कौन बनाएगा, नून लीग, पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कल जुल्फिकार भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर गड़ी खुदाबख्श में खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत सी ऐसी बातें की जो कि सियासी पंडितों के लिए हैरान कुन थी। उनमें से एक सबसे बड़ी बात यह थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आम इंतखाबात के हवाले से दावा कर दिया कि मरकज में भी हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होगा। यानी कि 1970 के बाद आसिफ अली जरदारी साहब का एक बार फिर इरादा है कि पीपल्स पार्टी यानी कि उसका जयाला पंजाब का वज़ीर आला होगा। क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पॉलिटिकल रियलिटी को अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल नजर आता है, खासतौर पे उस वक्त जब
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा परवेज खटक साहब ये एतराफ़ कर चुके हों कि पंजाब में नून लीग को हराना बहुत मुश्किल है, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी, जिसको पंजाब में रिवाइवल हासिल करने के लिए कम अज कम 5 साल मजीद दरकार हैं, वो चंद महीनों के अंदर अंदर किस तरह से इस काबिल हो जाएगी कि पंजाब में हुकूमत भी बना ले और अपना वज़ीर आला भी लेकर सामने आ जाए। इसके अलावा कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं, खासतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब की कल की स्टेटमेंट के बाद, कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनस पीटीआई अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ एक इत्तेहाद बना ले, जिसको पंजाब डेमोक्रेट अलायंस का नाम दिया जा सकता है, और इसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम अपोजिशन जमातें, जिसमें सियासी और मजहबी जमातें भी शामिल हो सकती हैं, उनकी मदद से एक कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर्म करने में पंजाब में कामयाब हो जाए। बहरहाल पंजाब के हवाले से जरदारी साहब के पास हुकूमत बनाने का फॉर्मूला क्या है, पीपल्स पार्टी के पास फॉर्मूला क्या है, यही जानने के लिए बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पंजाब के सीनियर और अहम और इंतहाई काबिल एहतराम रहनुमा मियां मंजूर अहमद वट्टू मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। बलूचिस्तान के हवाले से जो दावा किया था जरदारी साहब ने नून लीग की गवर्नमेंट गिराने के हवाले से, फिर सेनेट का इंतखाब जीतने के हवाले से, वो उस वक्त के सिनेरियो में अगर आप माजी में जाएं तो बड़ा हैरान कुन लगता था, लेकिन जिस तरह से जरदारी साहब ने बलूचिस्तान में और सेनेट में फॉर्मूला अपनाया, अब वो उसका रिजल्ट सबके सामने है। अब वो दावा करते हैं कि मरकज में भी हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में भी वज़ीर आला लेके आएंगे, जो कि अपेरेंटली एक बार फिर हैरान कुन लगता है और नाकाबिल यकीन लगता है। लेकिन ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के पास फार्मूला क्या है पंजाब में अपना वज़ीर आला लाने के लिए, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात में बलूचिस्तान में किसी न किस्म की इंजीनियरिंग तो चल गई, तो पंजाब में क्या चलाएंगे आप लोग? पंजाब में क्या चमत्कार है आपके पास? देखिए फारूकी साहबा, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि हम आपकी हुकूमत तोड़ सकते हैं और जब चाहें तोड़ सकते हैं, तो आपने देखा और सब लोगों ने देखा कि बलूचिस्तान की हुकूमत टूट गई और वहाँ एक कोलिशन गवर्नमेंट कायम होगी। और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा था कि हम सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे और नवाज लीग को सेनेट इंटरप्शन की माजरत मियां साहब, इंटरप्शन की माजरत, सदर जरदारी साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि पंजाब का अगला वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा, कैटेगोरिकली कहा उन्होंने। तो फॉर्मूला क्या है पीपल्स पार्टी के पास कि 1970 के बाद वज़ीर आला हाउस में पंजाब में एक जाला हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती और सियासत में हालात तब्दील होते रहते हैं और पार्टियों के हालात भी तब्दील होते रहते हैं। ये देखिए आप, आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में आप ये सवाल कर रही हैं कि समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो उतनी मजबूत नहीं है पंजाब में, तो ये देखिए आपके 2002 में मुस्लिम लीग नवाज की क्या पोजीशन थी, इनका टिकट देने वाला कोई नहीं था। हमारे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में 2 बंदे जो थे उनको टिकट मिले और एक ने 6000 वोट दिए, एक ने 5000 वोट दिए। तो इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 97 में उसकी पोजीशन ये थी कि पंजाब में उसके पास 3 सीटें थी, सिर्फ पंजाब असेंबली की, पूरे पंजाब में 3 सीटें और कौमी असेंबली में 17 सीटें थी। तो 2002 में उसने कम बैक किया और कम बैक ऐसा किया कि सिंध में भी गवर्नमेंट बन गई। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को पंजाब में फोकस करना है, लेकिन खासतौर पे आपको फोकस करने के लिए इलेक्टेबल्स चाहिए, इलेक्टेबल्स के साथ आपको वोटर्स चाहिए, जो कि इस वक्त के सियासी हालात में मुमकिन नजर नहीं आता। तो कैसे मुमकिन बनाएंगे आप लोग कि पंजाब में कम से कम कोलिशन गवर्नमेंट ही बना सकें? देखिए, मैं सदर साहब की बात की तरदीद तो नहीं करता, लेकिन मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ वो ये है कि सदर साहब का मकसद ये था कि हम नवाज लीग को गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे, और मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ वो ये है कि अगले इलेक्शन के बाद जो है ये मरकज़ में भी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और सूबे में भी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, और कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो कई जमातों और कोलिशन गवर्नमेंट में कुछ जमातें मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी, मरकज़ में भी बनाएंगी और सूबे में भी बनाएंगी। और कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये मैं ज़ाती तौर पे जो महसूस करता हूँ और मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ
और मुझे तवक्को है कि मेरी बात पूरी होगी कि अगली दफ़ा नून लीग की गवर्नमेंट नहीं बनेगी और कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी मरकज़ में, और सूबे में भी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, और ये जो कोलिशन की आप बात कर रहे हैं, ये कोई अलायंस होगा ऑपोजिशन का, इसमें पीटीआई शामिल होगी कि नहीं होगी, कोई पंजाब डेमोक्रेट अलायंस टाइप का कोई ये ऑपोजिशन का इत्तेहाद होगा? ये जाती तौर पे मेरी अपनी राय ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलायंस बनाना चाहिए, और पीटीआई के साथ चूँकि इस वक्त कैटेगोरिकली जो है वो इमरान खान साहब उसकी डिनाई कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके चलने की और अलायंस बनाने की, या तो उन्होंने कह दिया किसी जमात के साथ भी वो अलायंस नहीं बनाएंगे, ना वो क्यू के साथ बनाएंगे, ना वो पैट के साथ बनाएंगे, ना वो किसी के साथ बनाएंगे। तो वो तो इनकार कर रहे हैं किसी जमात के साथ भी मिलके चलने को। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सारी जमातों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, जितने बाकी हैं जिनकी वो तरदीद कर रहे हैं उनको पैट को मिला लेना चाहिए, PMLQ को मिला लेना चाहिए, वारिसुल मुस्लिमीन को मिला लेना चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद को मिला लेना चाहिए, और इस तरह की बाकी जमातों को मिला के जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 10-20 सियासी जमातों को इकट्ठा कर लेती थी और पूरी दुनिया में उनका डंका बजता था कि देखें इतनी सियासी जमातें जो हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये कोई पंजाब डेमोक्रेट अलायंस टाइप का कोई इत्तेहाद होगा मियां साहब, या हो सकता? बिल्कुल, इसका नाम बेशक पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस रखा जा सकता है। ये पंजाब बेस्ड होगा, हमारी जो सोच है वो ये है कि ये पंजाब बेस्ड हो, बाकी सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में अपनी अपनी पार्टीज मामलात को चलाएं, लेकिन पंजाब में ये पंजाब बेस्ड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और बाकी फोर्सेस जो उसके साथ शामिल होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब इस बात को रूल आउट नहीं कर रहे थे कि पंजाब में पीटीआई के अलावा अपोजिशन जमातें कोई पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस बना लें, और समझ रहे थे कि उसका रिजल्ट अच्छा निकल सकता है इलेक्शंस में। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया।